वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है एएनएम की आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है। जिन्होंने 11 जनवरी को पेपर दिया था, जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे के आए थे उनको लग रहा था आउट ऑफ सिलेबस है, जो एग्ज़ाम हो गया है। ये आंसर की आपको बहुत पहले अपलोड है, जो की जा सकती थी, बट कुछ पर्सनल रीज़न रहे जिसके कारण रिकॉर्डेड रखी रही, बट आपको अपलोड नहीं हो पाई। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे, अब जो लोग जिनका भी अभी हरियाणा में MPHW एग्ज़ाम होने वाला है, वो लोग इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिए। साथ ही साथ जिनका स्टाफ नर्स एग्ज़ाम है वो भी इस पेपर को ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए थे। स्पेशली नर्सिंग सेक्शन जो था हमारा बहुत ही अच्छा यहाँ पे आया हुआ था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आपको ये रहा। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे है आपको ड्रग डोज है जो कैलकुलेट करने को दिया गया था। जनरली एएनएम वालों को ये ड्रग डोज कैलकुलेशन उनके सिलेबस से सीधा आउट ही हो जाता है, उनको ये नहीं बताया जाता है। उनको ओनली इंजेक्शंस लगाने सिखाए जाते हैं, बट डोज कैलकुलेशन नहीं बताया जाता। बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था तो आपको सॉल्व करना ही था। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से रखा है। पूरा ऑफिशियल पेपर है, इसको इस तरीके से प्रेजेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको क्लियरली विजुअलाइज हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि एक बाल रोगी को ब्यूरेट इन्फ्यूज़न सेट के माध्यम से 500 मिलीलीटर DNS 5 घंटे तक देने की सलाह दी गई है। प्रति मिनट ड्रिप टपकने की सही दर क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर मिनट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहली चीज़ की जो अमाउंट है वो 500 ml है, 500 ml है। टाइम दिया गया है यहाँ पे कितना, 5 घंटे का। कितना टाइम दिया है, 5 घंटे का। और यहाँ पर ड्रॉप फैक्टर आपका होगा 60 GTT पर ml। ड्रॉप फैक्टर की बात करें हम 60 GTT पर ml। तो सबसे पहले आपको जो घंटे दिए गए उनको मिनटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेशन निकालते हैं तो उसके बाद आपका निकल के आएगा प्रति मिनट 100 माइक्रो बूंदें। क्या है, प्रति मिनट 100 माइक्रो बूंदें। निकल के क्या आएगा, प्रति मिनट 100 माइक्रो बूंदें। तो यहाँ पे आप इसको एज मार्क कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, अम्बिलिकल कॉर्ड की है जो संरचना में सही ढंग से क्या दर्शाता है। मतलब यहाँ पे आर्टरी और वेन पूछी गई है। ऑप्शन आपको अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। पहले में कहा गया है कि एक धमनी एक सिरा होगी, फिर एक धमनी दो सिराएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली है जो आंसर पता होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 धमनियाँ और एक सिरा है, मतलब 2 आर्टरी 1 वेन है जो यहाँ पे होती है। किसमें, अम्बिलिकल आर्टरी में। ये एग्जाम में आपको आ सकता है। आर्टरी काम करती है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और जो वेन एक सिंगल वेन होगी अम्बिलिकल वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मैंने इमेज है जो ऐड की हुई है ताकि आपको एपिजियोटॉमी प्रोसीजर समझ में आए। तो यहाँ पर एक एपिजियोटॉमी का टाइप पूछा गया है और इसमें कहा गया है कि मिडलाइन इंसिजन दिया जाता है कर्व शेप में, एनल स्पिंचर को यहाँ पे इंजरी ना हो उसके लिए। तो वो कौन से टाइप का है, जे शेप, मीडियन, लेटरल या फिर मेडियो लेटरल। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी एक हम ये कह सकते हैं माइनर सर्जरी ये कब की जाती है, जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी का हेड है जो क्या होता है, इंगेज्ड होने के टाइम पर फंसता है। अब यहाँ पर ताकि पेरिनियल टिश्यू में लेसरेशन ना हो, ज़्यादा इंजरी ना हो, तो एक कट लगा दिया जाता है। वेजाइना से लेके एनल एरिया के बीच में कट लगाया जाता है, वो कहलाता है एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी। तो जो कॉमनली यहाँ पे पूछा गया है वो होता है कौन सा, जे शेप्ड एपिजियोटॉमी। देखिए यहाँ पर लाइक जे जैसा शेप बनेगा वो कहलाएगा जे शेप एपिजियोटॉमी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी एपिजियोटॉमी, मिड लाइन इंसिजन लगाया जाएगा, लेकिन एक छोटा सा कर्व भी दिया जाएगा ताकि एनल स्पिंचर यहाँ पर डैमेज ना हो। तो यहाँ पर कौन सी होगी जे शेप्ड एपिजियोटॉमी। नेक्स्ट वन, रिबाउंड टेंडरनेस किस शारीरिक संरचना में जलन और सूजन का नैदानिक संकेत है। रिबाउंड टेंडरनेस है जो किस में देखने को मिलेगी, किसका क्लिनिकल साइन है, पैंक्रियाज में इन्फेक्शन है, इरिटेशन है, या प्लूरा में है, डायफ्राम में है, पेरिटोनियम में है। तो पेरिटोनियल एरिया में जब भी, जैसे हम कहते हैं स्टमक पेन हो रहा है, काइंड ऑफ ऐसे
पेरिटोनियल एरिया में यदि किसी भी तरीके का इरिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तब यहाँ पे जो साइन यहाँ पे इंडिकेट किया गया है उसका नाम होता है रीबाउंड टेंडरनेस साइन। अगला क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फैलोपियन ट्यूब का भाग नहीं है। फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब, इसका मेन काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहीं पे होती है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। तो अब यहाँ पे पार्ट है, एम्पुला है, इन्फंडिबुलम भी होता है, इस्मस भी होता है, लेकिन हाइलम है जो फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ओनली 1 आवर में पूरे आंसर्स हैं जो आपको यहाँ पे अपडेट किए जाएं। नेक्स्ट वन इज़, आमबत्ती हृदय रोग की गंभीर जटिलता किस हृदय वॉल्व से जुड़ी है। सिंपल क्वेश्चन है, आरएचडी। सबको लगता था पेपर आउट ऑफ सिलेबस गया है। मैं मानती हूँ कि जो नर्सिंग सेक्शन है वो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं गया है, कुछ क्वेश्चन गए हैं, 4-5 क्वेश्चन गए हैं। बाकी जो नॉन नर्सिंग है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा। आरएचडी में जो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, इसमें जो वॉल्व अफेक्ट होता है वो होता है मिट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व? मिट्रल वॉल्व। ऑप्शन में थे आपके ट्राइकस्पेड, पल्मोनरी, एओर्टिक, और सबसे खतरनाक सी चीज़ थी इस पेपर में कि लास्ट में एक ई ऑप्शन भी दिया गया था। मोस्ट ऑफ दी स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं ओनली 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे त्रिपुरा में एग्ज़ाम हुआ था एनएचएम के थ्रू स्टाफ नर्स का, उसमें 5 ऑप्शन थे। यूपीएसएससी का एएनएम का हुआ है उसमें 5 ऑप्शन है। राजस्थान का पेपर होता है उसमें भी 5 ऑप्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो हमारे भारत की जो पहली नेशनल पॉलिसी लॉन्च हुई थी वो अनाउंस हुई थी 1983 में। 1983 में भारत सरकार ने जो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषित की थी वो कब की थी? वो की थी 1983 में। नेक्स्ट वन इज़, अब यहाँ पे देखिए आपको जोड़ी मिलानी है, एक कॉलम को दूसरे से मिलाना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे, ताकि आपको पूरा एक ही जगह पे विजुअलाइज हो पाए, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है। एक साइड दी है कंडीशन, दूसरे साइड उनको डिफाइन किया गया है कि ये क्या है। तो फर्स्ट में है एक साइड ऑक्सीसेफेली, एक्रोसेफेली, प्लेजियोसेफेली और एनेंसेफेली। तो देखिए एन वर्ड जब भी जुड़ जाए मतलब कुछ ना कुछ एब्सेंट है। क्या है? कुछ ना कुछ एब्सेंट है। तो अब यहाँ पर पहले ही जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कहा गया है एब्सेंस ऑफ अ मेजर पोर्शन ऑफ अ ब्रेन। तो ये आपका क्या हो गया? तो डी वाला हो गया। यहाँ पे आपका ये क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर। डी का फर्स्ट हो गया। अब आपका दूसरा आता है एक्रोसेफेली। एक्रोसेफेली का मतलब होता है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सूचर। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया, बी का दूसरा हो गया। फिर आपका आता है सी का थर्ड ही हो जाएगा आपका। यहाँ पर प्लेजियोसेफेली का मतलब है असिमेट्रिकल डिस्टॉर्शन ऑफ द स्कल। क्या है? स्कल का एक तरीके से चपटा होना। क्या है? फ्लैटनिंग ऑफ वन साइड ऑफ द स्कल, मतलब स्कल का एक तरीके से चपटा होना। अब है यहाँ पर लास्ट में एनेंसेफेली। तो यहाँ पर हमने एनेंसेफेली को लगा ही दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? अब बचता है आपके पास फर्स्ट वाला ए। तो एक यहाँ पे ए का क्या हो गया? ए का फोर्थ। अब आपकी जो यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, ऑक्सीसेफेली मतलब होता है कोरोनल सूचर का समय से पहले बंद होना। प्रीमेच्योर का मतलब होता है समय से पहले। प्लेजियोसेफेली का मतलब क्या है हमारा? एक तरीके से सिर का चपटा होना। एनेंसेफेली का मतलब है कि ब्रेन का एक पार्ट है जो मेजर पोर्शन एब्सेंट होना। ऑक्सीसेफेली का मतलब है लैम्डॉइड और कोरोनल सूचर का समय से पहले बंद होना। अब यहाँ पर आपके जो ऑप्शन आते हैं और जो करेक्ट मैच होता है वो होगा आपका ए का 4, बी का 1, यस बी का 1 यहाँ, सॉरी बी का आपका हो जाएगा, बी ही रहेगा, सेकंड ही रहेगा। सी का आपका हो जाएगा थर्ड और डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको यही मैच करके बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है हमारा एब्डोमिनल असेसमेंट को बताया गया है कि सही यहाँ पर एब्डोमिनल असेसमेंट का सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा इतने सारे ऑप्शन एग्जाम में रहें, लेकिन आपको भटकना नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना इंस्पेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में इंस्पेक्शन, ए में भी है और सी में भी है। फिर इंस्पेक्शन के बाद होता है ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन यहाँ पे है, तो आप इसके साथ में, इस ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकसन एंड पाल्पेशन। तो जो एब्डोमिनल असेसमेंट है इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा, पहले निरीक्षण करना है, फिर श्रवण करना है, फिर परकसन करना है, लास्ट में स्पर्श करना है और पाल्पेट करना है। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल घाव के उपचार के दौरान घाव के स्थान पर कोलेजनस या फाइब्रस निशान ऊतक की अतिवृद्धि को क्या कहा जाता है। ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ अ सर्जिकल वुंड, द ओवरग्रोथ ऑफ कोलेजिनियस और फाइब्रस स्कार टिश्यू एट द साइट ऑफ द वुंड इज नोन एज, क्या कहलाएगा, हेमेटोमा, ग्रेन्युलेशन, एक्सुडेट या फिर कीलॉइड। तो यहाँ पे कहा गया है कि सर्जिकल वुंड की हीलिंग के दौरान ओवरग्रोथ देखने को मिलती है। हेमेटोमा का मतलब तो होता है एक तरीके से ब्लड का कलेक्ट हो जाना, लेकिन यहाँ पर कोलेजिनस फाइबर की ओवरग्रोथ देखने को मिल रही है जहाँ पे घाव लगा है, ये कहलाता है कीलॉइड। क्या कहलाएगा, कीलॉइड। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम NPCBVI किस वर्ष शुरू किया गया था। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट प्रोग्राम आया था 1976 में। जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑप्शन की जगह आपको डायरेक्ट आंसर आएगा, तो आपको पूरे ऑप्शन हैं जो अपने आप साइड हो जाते हैं। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट आया था कब, 1976 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड। ये भी हमने कई बार पढ़ा है। भ्रूण के सिर और अंगों का उसके धड़ से संबंध क्या कहलाता है, एटीट्यूड, लाई, डिनोमिनेटर, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर भ्रूण का जो हेड है, हेड और लिम्ब है, उसका ट्रंक से जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है एटीट्यूड। क्या है, एटीट्यूड। नेक्स्ट वन, लाई आपको एग्जाम में आ सकती है। एक होती है ट्रांसवर्स लाई, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल लाई। लॉन्गिट्यूडनल है जो कॉमन कंसीडर की जाती है। प्रेजेंटेशन सिफेलिक्स और वर्टेक्स है जो कॉमनली है जो कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन, एक्लेम्सिया में मैग्नीशियम सल्फेट की लोडिंग डोज क्या है। एज पर WHO के मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम सल्फेट है जो एक्लेम्सिया को ट्रीट करने में दिया जाता है। एक्लेम्सिया का मतलब क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान हाई BP के साथ साथ एक्लेम्प्टिक फिट्स भी आना। तो लोडिंग डोज होता है मैग्नीशियम का, वो होता है 4 माइक्रोग्राम। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डोज है जो यहाँ पर एक आइडियल डोज कंसीडर किया गया है वो है MgSO4 का। एक्लेम्सिया का लोडिंग डोज वो होता है 4 माइक्रोग्राम, 4 mcg। नेक्स्ट इज, in the nitrogen test for suspected of rupture of membrane which color indicate for the presence of amniotic fluid। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केस में एक डाउट होता है कि एक जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है, किसके लिए किया जाता है कि जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है या यूरिन पास हो रही है, क्या है, यूरिन लीक भी होने लगती है 9 मंथ की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर उसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है, वेजाइनल म्यूकोस है, तो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन टेस्ट में कौन सा कलर देखने को मिलेगा, येलो, पर्पल, ऑलिव ब्राउन, डार्क ब्लू या फिर येलो। तो यदि नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है तो यहाँ पर जो पता चलेगा, जो कलर पूछा गया है वो होगा पीला कलर। नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है, यदि एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो जो कलर आएगा नाइट्रोजन टेस्ट में वो कौन सा होगा, वो होगा येलो कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन एंटीडोट फॉर इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग। यदि किसी ने कीटनाशक पी लिया, इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक पी लिया। कीटनाशक में क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है। जो जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं, स्पेशली जो कीटनाशक होते हैं, उनमें ऑर्गेनोफॉस्फेट रहता है। और मैं बता दूं कि नेपाल में यदि आपको पूछा जाए सबसे कॉमन
सबसे कॉमन जो पॉइजनिंग होती है वो यही होती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो यहाँ पर जो इसका एंटीडोट है वो कौन सा होगा? एक्टिवेटेड चारकोल होगा, एट्रोपिन सल्फेट होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट होगा, नैलोक्सन होगा। अब आपको एग्ज़ाम में यदि आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एंटीडोट ज़रूर आ सकते हैं। हो सकता है आपको पूछ लें पैरासीटामॉल का एंटीडोट क्या है, तो यहाँ पर आपको कोई से भी एंटीडोट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंटीडोट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो होता है एट्रोपिन सल्फेट। क्या है? एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ICDS योजना की जो शुरुआत है कब हुई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत है जो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1975 को। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? 2 अक्टूबर 1975 को है जो क्या हुई थी? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की शुरुआत। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन हमारा। अब एक साइड यहाँ पे आपको ड्रग्स दी गई हैं, एक साइड आपको उनका है जो यूज़ दिया गया है। अब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? और यहाँ पे देन आफ्टर आपको ये है जो जोड़ी मिलानी है। क्लियर? एक साइड ड्रग है वेरिनिसलाइन, बैक्लोफेन, हीरोइन और डाइसल्फ्राम। तो यहाँ पर डाइसल्फ्राम क्या है? क्योंकि जो आपको ईजी है मैं उससे शुरुआत कर रही हूँ ताकि आपको जोड़ी मिलाना ईजी रहे। डाइसल्फ्राम काम करती है एज अ डिटरेंट एजेंट के तौर पर। क्या हो जाएगी? डाइसल्फ्राम है जो एज अ डिटरेंट एजेंट के तौर पे काम करती है। अब आप यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें डी का 4 हो रहा हो। तो यहाँ पर डी का 1 है, डी का 4, डी का 1। तो यहाँ पे आपको यदि आपने एक पता कर लिया तो सब में आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे हीरोइन, क्या है यहाँ पर? हीरोइन तो रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन है। फिर बैक्लोफेन मसल रिलैक्सेंट है आपकी, और वेरिसिनाइल ये है आपकी स्मोकिंग सजेशन, धूम्रपान बंद करने के लिए यहाँ पे मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है। तो ये देखिए आपकी पूरी की पूरी जोड़ी मिली हुई है। आपको ओनली इसमें पहचानना है कि सही कौन सी है। तो जो वेरिकलाइन है ये स्मोकिंग को रोकने के लिए स्टॉप करने में हेल्प करेगी। बैक्लोफेन मसल रिलैक्सेंट है। हीरोइन आपकी रिवर्स्ड है जो नैलोक्सोन है, रिवर्स्ड बाय नैलोक्सोन और डाइसल्फ्राम डिटरेंट एजेंट के तौर पे काम करेगी। नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव स्तन के दूध का कौन सा घटक है जो इकोलाई की वृद्धि को रोकता है और गैस्ट्रोएंटराइटिस से बचाता है? तो आपने एक चीज़ है जो सुनी होगी कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनको स्टमक पेन कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो फॉर्मूला मिल्क पीते हों या फिर बॉटल फीडिंग वाले हों उनके। तो यहाँ पर इकोलाई की ग्रोथ है जो कौन सा ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा कंपोनेंट है जो इस ग्रोथ को रोकता है? यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क में जो एक घटक पाया जाएगा जो इकोलाई की ग्रोथ को रोकता है वो कौन सा होगा? वो है लैक्टोफेरिन। क्या है? लैक्टोफेरिन। आपको ऑप्शन में है क्यू लैक्टेल्यूमिन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लैक्टोफेरिन और लैक्टोज। लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, मतलब जब हमारा शरीर लैक्टोज को डाइजेस्ट कर नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा कौन सा पदार्थ है या कौन सा कंपोनेंट है जो इकोलाई की ग्रोथ को स्टॉप करेगा? तो वो होता है लैक्टोफेरिन। यही रीज़न है कि जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं कंपेयर टू बॉटल फीड के या फार्मूला फीड के, उनमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं और वो बार बार बीमार भी नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज़ मीडिएटेड बाय। ह्यूमोरल प्रतिरक्षा किसके द्वारा मध्यस्थ होती है? सप्रेसर टी सेल, नेचुरल किलर सेल, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट है, इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है बी लिम्फोसाइट से। किससे? बी लिम्फोसाइट से। मीडिएट का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को स्टार्ट करने में हेल्प करना। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रिक्टेशिया टाइफी के कारण होता है और संक्रमित पिस्सू के माध्यम से फैलता है? कौन सी यहाँ पे बीमारी है जो रिक्टेशिया टाइफी के द्वारा होती है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो किसके द्वारा होता है? इन्फेक्टेड फ्ली के द्वारा। क्वींसलैंड टिक टाइफस, स्क्रब टाइफस, म्यूरिन टाइफस, एपिडेमिक टाइफस। तो यहाँ पर जो
रिक्टेशिया टाइफी के कारण होने वाली बीमारी है, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड है वो क्या है, इन्फेक्टेड फ्ली, पिस्सू मतलब फ्ली, वो होता है म्यूरिन टाइफस। क्या है, म्यूरिन टाइफस। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा टीका ओपन वायल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। OVP, ओपन वायल पॉलिसी। इसके तहत मैंने आपको बताया था कि एक जो अंदर है एक स्क्वायर रहेगा, पर्पल कलर का रहता है, वो जब आउटर स्क्वायर और इनर स्क्वायर इक्वल हो जाए, और ये ओपन वायल पॉलिसी है, जो वैक्सीन वायल पॉलिसी है, यहाँ पर ये काम किसके लिए करती है, वैक्सीन लगाने के लायक बची है या नहीं उसके लिए। तो यहाँ पर पेंटावैलेंट वैक्सीन के लिए है या पेंटावैलेंट के लिए है, तो अब आप ऑप्शन देखिए, पेंटा कह दिया मतलब 5 वैक्सीन हो गई। अब यहाँ पे आपकी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस वैक्सीन हो गई, तो पेंटा है मतलब बी ऑप्शन भी हट जाएगा, क्योंकि पेंटावैलेंट में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस रहता है। फिर नेक्स्ट है आपकी टिटनस टॉक्साइड, तो वही टिटनस मैंने आपको बता दिया, तो ये ABC तो आपके होंगे नहीं। अब बचता है आपका यहाँ पर क्या, BCG, वैसिलाई कालमेटिक यूरिन ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाने वाला टीका। तो ओपन वायल पॉलिसी को जो फॉलो नहीं करेगा वो होगा यहाँ पर BCG वैक्सीन, बैसिलस कालमेटिक यूरिन। इसका फुल नाम याद रखें, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला 28 सप्ताह के गर्भ में पहली बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाती है, उसका हीमोग्लोबिन स्तर 9 ग्राम पर DL है, कौन सा चिकित्सीय प्रबंधन अनुसंधित है। 9 ग्राम पर DL है मतलब ठीक ठाक है, लेकिन 11 होना चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। तो यहाँ पर 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और वो पहली बार अपनी ANC विजिट के लिए गई हुई है। फर्स्ट विजिट के लिए जब वो अपनी गई हुई है, यहाँ पर पहली बार 28 हफ्ते में वो पहली बार गई है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, तो क्या उसको बताया जाएगा कि आप प्रतिदिन 1 आयरन फॉलिक एसिड लीजिए, या फिर आपको साप्ताहिक मतलब वीक में 2 बार लेना है 1 आयरन फॉलिक एसिड, और 500 mcg फॉलिक एसिड वीकली, या फिर डेली, या फिर वीकली। तो यहाँ पे देखिए, आपको समझना इतना है कि जब 9 ग्राम पर DL यहाँ पे हीमोग्लोबिन निकला है, तो यहाँ पे उसके एनीमिया होने के चांसेस थोड़े कम है कंपेयर टू यदि, क्योंकि सेकंड जो यहाँ पे ट्राइमेस्टर होता है 28 हफ्ते का पीरियड है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 ट्राइमेस्टर में जब प्रेगनेंसी को डिवाइड किया जाता है 12, 12, 12, मतलब ये 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में चल रही है, 9 ग्राम पर DL है। तो यहाँ पर उसको क्या सजेस्ट किया जाएगा कि आप डेली 2 आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट लीजिए, 60 mg, यहाँ पर क्या है 2 आयरन फॉलिक एसिड डेली, उसमें आपका 60 mg एलिमेंटल आयरन होना चाहिए, 500 mcg फॉलिक एसिड होना चाहिए, ये आपको इतना याद रखना है। 2 आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट जिसमें आपकी 60 mg एलिमेंटल आयरन हो, 500 mcg फॉलिक एसिड हो, ये आपको डेली लेना है, वीकली के लिए आपको एडवाइस नहीं करनी है। नेक्स्ट वन इज, कोशिकीय उपापचय में किस ऊर्जा अणु का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमने 12th में पढ़ा है, जो क्रेब्स साइकिल पढ़ी है उसमें पढ़ा है हमने कई बार। कौन सा है जो हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कौन से मॉलिक्यूल है जो हेल्पफुल रहते हैं, तो वो होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमने जो DNA वाली साइकिल पढ़ी है, RNA वाली पढ़ी है, उसमें भी इसको पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट वन इज, एक नवजात शिशु नर के मतलब मेल है यहाँ पर के मूल्यांकन के दौरान नर्स लिंग के पृष्ठीय भाग पर मूत्र मार्ग के छिद्र का अवलोकन करती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ द मेल न्यूनेट द नर्स ऑब्जर्व द यूरिनरी मीटस ओपनिंग ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द पेनिस। अब यहाँ पे देखिए, डॉर्सल साइड पे पूछा है, एक होता है डॉर्सल और एक होता है वेंट्रल। तो डॉर्सल पे आपको पूछा है तो आपको कहना है एपिस्पेडियासिस। क्या है, एपिस्पेडियासिस। यदि वेंट्रल पे कहें तो आपको कहना है हाइपोस्पेडियासिस। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि डॉर्सल साइड ऑफ पेनिस पर जो यूरिनरी मेटस है सेंटर में ना ओपन होके डॉर्सल साइड पे इसकी ओपनिंग है, तो क्या हो जाएगा, एपिस्पेडियासिस। नेक्स्ट वन इज,
35 हफ्ते की गर्भवती एक महिला एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट से गुजर रही है। 20 मिनट की जांच के दौरान नर्स भ्रूण की 3 हलचलें नोट करती है, जिसमें से प्रत्येक के साथ भ्रूण की हृदय गति में आधार रेखा से 15 धड़कन प्रति मिनट की वृद्धि होती है और यह 15 सेकंड तक चलती है। नर्स को इस एनएसटी की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, 35 हफ्ते की प्रेगनेंसी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जा रहा है, तो 20 मिनट के दौरान 3 फीटल मूवमेंट्स यहाँ पे उसने कैलकुलेट किए हैं, काउंट किए हैं। एसलरेशन देखने को मिल रही 15 बीट पर मिनट के हिसाब से, जो कि 15 सेकंड तक कंटिन्यू है। तो ये कहलाएगा हमारा क्या? रिएक्टिव। क्या होगा? रिएक्टिव एनएसटी टेस्ट। क्या होगा? ये होगा हमारा रिएक्टिव एनएसटी टेस्ट। यदि बच्चे की हलचल ही फील ना होती तब आप इसको नॉन रिएक्टिव कह सकते थे। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, यहाँ पे रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज, भारत में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया 1963 में, 1953 में, 1958 में कि 1968 में? तो ये किया गया था 1958 में, 1958 में। कब? 1958 में। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट वन इज, गर्भाशय कोष पर एंडोमेट्रियम का हल्का उभार किस गर्भाशय की विशेषता है? विच यूट्रस इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड इंडेंटेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एट द यूट्राइन फंडस। ये हमने पढ़ा है। यहाँ पर जितने टाइप की यूट्रस दी गई हैं, सेप्टेट यूट्रस, यूनिकॉर्निएट, आर्क्यूएट, बाइकॉर्निएट। तो यहाँ पर यूट्रस के जो एक यहाँ पर ये कह सकते हैं हम एबनॉर्मलिटी ही है, तो यहाँ पर है आर्क्यूएट यूट्रस। क्या है? यहाँ पे बात की जा रही है आर्क्यूएट यूट्रस की। माइल्ड इंडेंटेशन देखने को मिल रहा है, एक तरीके से उभार टाइप देखने को मिल रहा है जो नॉर्मली नहीं होता है, वो कहलाएगा क्या? आर्क्यूएट यूट्रस। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विजन 2020 में रोग क्षेत्र के रूप में सम्मिलित नहीं की गई थी? तो यहाँ पर टारगेट डिसीज़ कौन सी नहीं है जो विजन 2020 प्रोग्राम आया था उसके तहत? उसके तहत मोतियाबिंद था, डायबिटिक रेटिनोपैथी थी, ट्रोकोमा था। ट्रोकोमा के लिए तो सेफ स्ट्रेटजी भी अपनाई गई थी, लेकिन वायरल कंजक्टिवाइटिस नहीं था। यहाँ पर वायरल कंजक्टिवाइटिस नहीं था, बाकी सभी थे। नेक्स्ट वन इज, कौन सी गैस है जो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल की जाती है? लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उसको विजुअलाइज करने के लिए गैस है जो इस्तेमाल की जाएगी। अब यहाँ पर ताकि पूरे ऑर्गन प्रॉपरली विजुअलाइज हो, और वो गैस है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में। वो कौन सी है? वो है CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस 2015 में दी गई थी, उनके अकॉर्डिंग कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना होना चाहिए एडल्ट में? ये देखिए, तो हमने 100 बार पढ़ा होगा, और ये यहाँ पे कितना होता है? कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होता है एक एडल्ट मेल में 30/2। कितना? 30/2। नेक्स्ट इज, 38 सप्ताह की गर्भावस्था में एक महिला को अचानक योनि के अत्यधिक गहरे लाल रंग के रक्तस्राव के साथ पेट दर्द और गर्भाशय में संकुचन की शिकायत होती है। यह किस प्रसूति संबंधी स्थिति का संकेत है? दैट मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि वुमेन है, 38 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है, यहाँ पर 38 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, उसको अचानक से डार्क कलर का रेड वेजाइनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई है, साथ में बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहा है। तो ये क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, रप्चर्ड यूट्रस या फिर कंसील्ड एब्रप्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपको लगे कि प्लेसेंटा प्रीविया है, तो यहाँ पे पेन हो रहा है, तो ये प्रीविया नहीं होगा। प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, और जो ब्लीडिंग होती है मोस्ट ऑफ दी 25-28 वीक्स के टाइम पे होती है, 38 हफ्ते में नहीं होगी, तो ये आपका नहीं होगा। ये आपका कहलाएगा एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या होगा? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा क्या हो रहा है, एक तरीके से डिटैच होना स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज,
तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग कहें तो आपका प्लेसेंटा प्रीविया, लेकिन पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग विथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो यह है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सा शिशुओं में बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल दाब का संकेत है, मतलब आईसीपी प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है तो क्या साइन देखने को मिलेंगे, सॉफ्ट फॉन्टेनल, वल्जिंग फॉन्टेनल, सनकेन फॉन्टेनल या फिर फ्लैट फॉन्टेनल। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके वल्जिंग, मतलब उभरे हुए फॉन्टेनल। क्या होंगे, उभरे हुए फॉन्टेनल। नेक्स्ट वन, आईसीपी यदि बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे तो इन्फेंट में पूछा गया है, यदि आईसीपी बढ़ा हुआ है तब आपको याद रखना इन्फेंट की जगह यदि थोड़ी बड़े बच्चे में पूछें तब आप सनकेन फॉन्टेनल कह सकते हैं। स्पेशली सनकेन फॉन्टेनल डिहाइड्रेशन वाले में देखने को मिलते हैं, बट यदि आईसीपी बढ़ा हुआ है तो वल्जिंग फॉन्टेनल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे जो फॉन्टेनल है वो क्लोज नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाने के कारण क्या रहेंगे, वल्ज रहेंगे। नेक्स्ट वन इज, तीसरी मंजिल से गिरने के बाद एक पीड़ित को आपातकाल कक्ष में लाया गया है, तो जांच से पता चलता है कि पीड़ित बेहोश है और संभावना है कि उसके सिर और गर्दन में चोट लगी है। यदि मरीज के सिर या गर्दन में चोट है तो बायोमार्क खोलने के लिए कौन सी क्रियाविधि सुझाई जाती है। सीधा सा क्वेश्चन है, यदि कोई थर्ड फ्लोर से गिरा है, एग्जामिनेशन में पता चलता है कि मरीज बेहोश तो है ही, साथ ही साथ उसकी हेड एंड नेक में इंजरी है, तो कौन सा मैन्यूवर यूज़ किया जाएगा ताकि हेड और नेक इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके, ताकि यहाँ पे बचाया जा सके और ज़्यादा है जो प्रॉब्लम ना हो, तो वो होता है जा थ्रस्ट मैन्यूवर। कौन सा, जा थ्रस्ट मैन्यूवर। बैक ब्लो यहाँ पे आपको नहीं करना, बैक ब्लो जनरली हेमलिश मैन्यूवर में किया जाता है जब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो यहाँ पर हमें नेक और हेड इंजरी ऑलरेडी हुई है लेकिन वहाँ की नर्व डैमेज ना हो, इसलिए हमें जो मैन्यूवर अपनाना है वो कौन सा है, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, द वेजाइनल पीएच बिकम्स एसिडिक बिकॉज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर वेजाइना का जो पीएच है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाता है। तो अब जो लैक्टिक एसिड है यहाँ पर कौन बनाता है, इकोलाई, सेवेसियस ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड या फिर लैक्टोबैसिलाई। तो बर्थोलिन ग्लैंड्स का काम होता है सीक्रेशन करना, लेकिन यहाँ पर लैक्टिक एसिड नहीं बनाती है, म्यूकस बनाती है ताकि लुब्रिकेशन बना रहे। तो ये काम करता है कौन, लैक्टोबैसिलाई नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे आपको एक और दिया गया है जोड़ी मिलाने के लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि क्लोरेम्फेनिकोल से होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये करेक्ट है। फिर वैंकोमाइसिन से होता है रेड मैन सिंड्रोम और रेड बेबी सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपके जो सही हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम नहीं होता है, कोई भी सिंड्रोम ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम नहीं होता है। क्लोरम्फेनिकोल के कारण होता है ग्रे बेबी और वैंकोमाइसिन के कारण रेड बेबी, मतलब जो हमारा दूसरा और तीसरा बस सही है। क्या है, दूसरा और तीसरा बस सही है। ये आपको एक तरीके से है कि न्यूनेटल सिंड्रोम है यहाँ पे और उनके कॉज दिए गए हैं जिनको आपको करेक्टली मैच करना है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी दवा भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता के लिए उपयोग की जाती है, कौन सी मेडिकेशन है जो फीटल लंग मैच्योरिटी को प्रमोट करती है, एंडोमेथासिन, रिट्रोड्रिन, टर्ब्यूटालिन या फिर बीटामेथासोन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए माँ को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लास्ट स्टेज फाइनल ट्राइमेस्टर में भी कह सकते 37-38 वीक्स के टाइम पे यदि फीटल लंग प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाए हैं तब माँ को दी जाती है बीटामेथासोन, ताकि बच्चे के लंग्स हैं जो प्रॉपरली मैच्योर हो जाएं। एंडोमेथासिन दी जाती है पीडीए को ट्रीट करने के लिए। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है तो उसको क्लोज करने के लिए एंडोमेथासिन है जो यहाँ पे, और आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बीटामेथासोन दी जाती है फीटल लंग मैच्योरिटी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, सीधी सी बात है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे सीधा सीधा बताना है कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट वन,
भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त आपूर्ति की जाने वाली डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन DMPA का विपणन किस ब्रांड के नाम के अंतर्गत किया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन है। जो DMPA है एवरी 3 मंथ में दी जाती है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये किस नाम से दी जाती है? तो ये दी जाती है अंतरा के नाम से। किसके नाम से? अंतरा के नाम से। एवरी 3 मंथ में दी जाने वाली यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो DMPA, और इसको शॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो यहाँ पे नाम है, एक हम कहते हैं ब्रांड नेम, वो ब्रांड नेम है अंतरा। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, ICDS के तहत, जो ICDS के तहत है यहाँ पर हेल्थ वर्कर कौन सा होगा? कार्यकर्ता कौन सी है? मल्टीपर्पज़ वर्कर, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शिका या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ICDS के तहत कौन अपॉइंट की जाती है? आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट वन इज, एक मरीज आपातकालीन विभाग में एक पूरी बांह और पूरी पीठ है जो जली हुई चोट के साथ आता है, तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग TBSA में कुल जला हुआ क्षेत्र कितना है? तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया के तहत क्या है? टोटल बॉडी सरफेस एरिया के तहत यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कितने % बॉडी बर्न हुई है एज़ पर रूल ऑफ 9 के। तो यहाँ पर बर्न हुई है 27%। 27% यहाँ पे मैंने क्यों कहा आपको कि यहाँ पे कहा गया है कि पूरी बाह मतलब एक साइड का हाथ कहा गया है, तो 9 पूरी पीठ है, तो यहाँ पे 27 मिला के आपका हो जाएगा, तो कितना होगा? 27%। नेक्स्ट वन, Which one of the following is not a recognized principle of normal growth and development? तो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन से प्रिंसिपल नहीं है? सेफेलोकॉइडल है, मतलब हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल होता है, मतलब सेंटर से पेरिफेरल रहेगा। जनरल टू स्पेसिफिक होता है। फिजिकल टू साइकोलॉजिकल इसका हिस्सा नहीं है। बाकी ये 3 हैं, ये 3 है। सेफेलोकॉइडल मतलब हेड से टोय की तरफ, सिर से पाँव की तरफ, सेंटर से आउटर साइड की तरफ मतलब प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, और जनरल से स्पेसिफिक, बट फिजिकल टू साइकोलॉजिकल यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, किस सिद्धांतकार ने बच्चों के मनोसामाजिक विकास के चरणों को प्रस्तावित किया? साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन है जो यहाँ पे किसने स्टेज दी है? ये दी है एरिक एरिक्सन ने। किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी तिमाही में गर्भावस्था को समाप्त करने की विधि है? ये मैंने आपको कल एक क्लास ली थी, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बताया था। यहाँ पर है आपका कौन सा? सेकंड ट्राइमेस्टर का। तो ऑप्शन में वैक्यूम एस्पिरेशन, मेथोट्रेक्सेट, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर सेकंड ट्राइमेस्टर में जो कॉमनली यूज़ की जाता है वो होता है DNC, डायलेटेशन एंड कैरेटेज। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? वैक्यूम एस्पिरेशन। क्या है? वैक्यूम एस्पिरेशन। सॉरी, यहाँ पे आपका वैक्यूम एस्पिरेशन लास्ट में रहेगा। यदि थर्ड ट्राइमेस्टर में यदि प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है तब होगा। यहाँ पे होगा हमारा ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न। ऑक्सीजन इन्फ्यूज़न के द्वारा भी कर सकते हैं और DNC भी कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड में होगा वैक्यूम। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्थोस्टैटिक पोस्टरल हाइपोटेंशन। आमतौर पर तब होता है जब कोई व्यक्ति, तो मतलब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कब होता है? जब आप लेटे हुए हो और सडनली खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बैठने या लेटने के बाद खड़े हो जाना, तो हमारा BP उस टाइम पे लो होता है और गिर भी सकते हैं आप उस दौरान, तो वो कहलाता है ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टरल हाइपोटेंशन। सीढ़ियाँ चढ़ने में नहीं होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ घूमेंगे तो बढ़ेगा। खड़े होने से लेटने की स्थिति में आ रहे हैं तो भी आपका नॉर्मल होगा, बट यदि लेटे हो सडन खड़े होते हैं तब BP आपका डाउन हो जाए तो वो कहलाता है ऑर्थोस्टैटिक पोस्टरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वन, गर्भावस्था ग्रीवा की अक्षमता के मामलों में गर्भपात को रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? इसको लेके एक शॉर्ट्स डला है चैनल पे, बहुत लोगों ने देखा भी है। इसको कहा जाता है सर्वाइकल सर्कलेज। बहुत सारी महिलाओं में सर्वाइकल, सर्विक्स स्पेशली मसल्स वीक होने के कारण प्रेगनेंसी तो कंसीव हो जाती है बट वो कंटिन्यू नहीं चल पाती, क्योंकि सर्वाइकल प्लग इजीली ओपन होगा और जो भी कंसेप्शियस मटेरियल बाहर हो जाता है।
उस सर्विक्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को ट्रीट करने के लिए एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, वो कहलाता है सर्वाइकल सर्कलेज। क्या कहलाता है? सर्वाइकल सर्कलेज। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर तो बहुत ही इजी है। कैसे कलर का होता है? तो होता है ब्लू कलर का। कैसा होता है? ब्लू कलर का। फिर है हमारा कौन सा है जो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है? इनमें से जीवित टीका कौन सा है? मम्स, हेपेटाइटिस बी, साल्क वैक्सीन, टाइफॉइड। तो जीवित टीका है हमारा मम्स। कौन सा है? मम्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ क्रेनियल नर्व दी गई हैं और एक साइड उनके फंक्शन दिए गए। एक साइड नर्व है, एक साइड उनके फंक्शन है। तो आपको बताना है कि आपका सही क्या होगा। तो पहली क्रेनियल नर्व दी गई है। पहली क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्रेनियल नर्व जिसका नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व। तो हमारा ए हो गया ए। फिर दूसरा है यहाँ पर आपका क्रेनियल नर्व 2। इसको कहा जाता है ऑप्टिक। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक। क्रेनियल नर्व 7 मतलब फेशियल, जो बेल्स पाल्सी के टाइम पे अफेक्ट होती है, तो ये हो गया आपका सी का 1। क्रेनियल नर्व 8 ये कहलाती ऑक्टोस्टिक मतलब सुनने के लिए। क्या है? ऑक्टोस्टिक मतलब ध्वनिक। तो यहाँ हमारा हो गया ये डी मतलब CDAB। अब देखिए CDAB कहाँ पे है? ए का हो गया आपका थर्ड, ए है आपका, क्योंकि इसी में बस है जो ए का थर्ड दिया है, बाकी किसी में नहीं दिया है। ए का थर्ड, बी का 4, बी का 4 मतलब ऑप्टिक नर्व है। सी का आपका फर्स्ट मतलब फेशियल, जो वेल्स पाल्सी में अफेक्ट होगा नर्व। डी का सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन DNA बट नॉट इन RNA। तो जो हमने DNA और RNA का यहाँ पे पढ़ा हुआ है, संरचना पढ़ी है, तो उसमें जो नाइट्रोजन युक्त क्षार DNA में पाया जाता है लेकिन RNA में नहीं होता है। तो जो DNA में है RNA में नहीं है। साइटोसिन दोनों में है, यूरेसिल है, ग्वानिन है, लेकिन थायमिन DNA में रहता है लेकिन RNA में नहीं रहता है। याद रखिए DNA में है लेकिन RNA में नहीं है। देखिए DNA का बेस क्या होता है? जो DNA जो नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, सिस्टोसिन रहेगा, थायमिन रहेगा। लेकिन RNA में एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा। क्लियर है? देखिए मैंने यहाँ पे इनको नोट भी किया है कि जो DNA में है बट RNA में नहीं है। तो यहाँ पर DNA में क्या होगा? DNA RNA दोनों में क्या है? एडेनिन भी है, ग्वानिन भी है। क्लियर है? सिस्टोसिन भी है, लेकिन थायामिन एक अलग है। तो थायामिन किस में है? DNA में है, लेकिन RNA में क्या है? यूरेसिल है। लेकिन यहाँ पे किसका पूछा गया? DNA का, कि DNA में है लेकिन RNA में नहीं है, तो वो क्या होगा? थायामिन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द यूट्रस इन अ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक यहाँ पर गैर गर्भवती महिला मतलब जो महिला प्रेग्नेंट नहीं है उसके यूट्रस का शेप है जो कैसा होगा? एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्शन, ये तो लोकेशन बताई गई है, शेप नहीं है। पायरिफॉर्म, रेट्रोवर्जन। तो मैं बता दूं कि यदि आपको पूछे लोकेशन वाइज वो था एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्शन और प्रेग्नेंट में, लेकिन शेप की बात की जा रही है यहाँ पे। जस्ट बिकॉज शेप पूछा गया है तो शेप होता है लाइक नाशपाती के आकार का। कैसे? नाशपाती के आकार का, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पियरिफॉर्म। नेक्स्ट वन इज क्षार द्वारा वसा के जल अपघटन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट बाय एन एल्केलाई, इट्स नोन एज द साबुनीकरण और सेपोनिफिकेशन। याद रखिए टर्म क्या है? सेपोनिफिकेशन और साबुनीकरण, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट बाय एन एल्केलाई। नेक्स्ट है पुनर्वास के दौरान जोड़ों को मापने की गति की सीमा का आकलन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन के टाइम पर जोड़ों की मजबूती कितनी है, रेंज ऑफ मोशन क्या है, उसके लिए यूज़ किया जाता है गोनियोमीटर। क्या है? गोनियोमीटर। टोनोमीटर तो आँखों के लिए है, यहाँ पे हमारा स्पेगोमैनोमीटर बीपी के लिए है। तो यहाँ पे क्या होगा? गोनियोमीटर। नेक्स्ट वन इज
ट्रूसेमॉइड नेफ्रॉन के किस भाग पर कार्य करती है? डायूरेटिक है यहाँ पर, तो ये काम करती है कहाँ पर? हेनले लूप पर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप। कहाँ पर? असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप। नेक्स्ट वन, भोर समिति को और किस नाम से जाना जाता है? भोर कमेटी इज ऑल्सो नोन एज, तो भोर कमेटी जानी जाती है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से। किसके नाम से? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियर एज ग्रुप ऑफ एनीमिया मुक्त भारत? तो एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी हमने कई बार पढ़ी है, 6x6 स्ट्रेटजी है जो। तो यहाँ पर 1 से 5 साल के बच्चे, 1 से 5 महीने के बच्चे यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। 10 से 19 साल के एडोलेसेंट होंगे, 5 से 9 साल के बच्चे होंगे, 6 से 59 महीने के बच्चे होंगे। मैंने आपको 6x6 स्ट्रेटजी बताई है, उसके तहत 1 से 5 महीने के बच्चे इसका हिस्सा नहीं होंगे। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पे उसके पहले मैं बता दूँ आपको जो 6 टारगेट बेनिफिशियर्स ग्रुप हैं। एक होते हैं बच्चे 6 से 19 महीने के, 5 से 9 साल के, फिर एडोलेसेंट 10 से 19 साल के, महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं जो 15 से 49 साल की, और गर्भवती महिलाएं और नर्सिंग मदर और लैक्टेटिंग मदर। तो यहाँ पर 6 टारगेट हैं, 6 बेनिफिशियर्स ग्रुप टारगेट हैं, लेकिन 1 से 5 महीने के बच्चे इसका हिस्सा नहीं होंगे, 6 से 59 महीने वाले होंगे। नेक्स्ट वन इज, वह स्थिति जिसमें मासिक धर्म का रक्तस्राव सामान्य रूप से होता है लेकिन मार्ग में रुकावट के कारण रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है नॉर्मली, लेकिन वो ब्लड क्या हो रहा है? अंदर ही इकट्ठा हो रहा है, बाहर नहीं आ पा रहा है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो क्या है? मेनोरेजिया, इसमें तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। डिसमेनोरिया में पेनफुल ब्लीडिंग होगी, एमनोरिया में ब्लीडिंग ही नहीं होगी। ये कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या है? क्रिप्टोमेनोरिया में ब्लीडिंग होगी पीरियड्स की, बट वो विजिबल नहीं होगी क्योंकि बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा और वो ब्लड फ्लो होके बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये कहलाता है क्या? क्रिप्टोमेनोरिया। नेक्स्ट वन, द बेसल बॉडी टेम्परेचर राइजेज आफ्टर ओव्यूलेशन इन वुमेन ड्यू टू, तो महिलाओं में जब एग बनते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो उस दौरान कौन सा हार्मोन यहाँ पे अपना रोल प्ले करता है जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है कंपेयर टू नॉर्मल के? तो वो हार्मोन होता है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट वन इज, लेटते समय सांस लेने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? तो कहलाता है डिस्निया। क्या है? डिस्निया। नेक्स्ट वन, एक मरीज का रक्तदाब क्या है? 160/80 है, तो नाड़ी दाब क्या होगा? तो मैं बता दूं कि जो पल्स प्रेशर यहाँ पे पूछा गया है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिस्टोलिक बीपी को डायस्टोलिक बीपी से घटा देते हैं। तो यहाँ पे सिस्टोलिक है 160 और डायस्टोलिक है 80। अब इसको घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 80 mm ऑफ Hg। हायर रीडिंग में से लोअर रीडिंग को आपको घटा देना है, मतलब सिस्टोलिक बीपी से डायस्टोलिक बीपी को घटा देंगे तो आपका पल्स प्रेशर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंतरा कॉन्ट्रासेप्शन इज इनकरेक्ट? तो अंतरा कॉन्ट्रासेप्शन को लेके गलत क्या है? परमानेंट मेथड नहीं है, ये परमानेंट मेथड नहीं है, तो फर्स्ट ही तो आपका गलत है। प्रोवाइड फ्री चार्ज इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15 से 49 साल की महिलाओं को ये लग सकती है और यहाँ पर इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में रहेगी, मतलब हर 3 महीने में लगवाई जाती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये है टेम्पररी। क्या है? टेम्पररी है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है कि गलत कौन सा है? तो गलत आपका पहला ही है, बाकी सभी सही हैं। ये स्थायी तरीका नहीं है, टेम्पररी है। नेक्स्ट वन इज, HPV टीकाकरण निम्नलिखित के खिलाफ काम करता है। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो सबसे कॉमन वायरस है, किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। और अब उसी सर्वाइकल कैंसर को मैनेज करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उस वैक्सीन का नाम है HPV वैक्सीन। तो यहाँ पे किसके अगेंस्ट काम करेगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए। 90% जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं वो इसी HPV के कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट वन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन डेवलप अ डार्क मिडलाइन पिगमेंटेशन ऑन द एब्डोमेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अम्बिलिकस टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस।
विच यूजुअली रिग्रेस्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये क्या कहलाएगा? मतलब यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अम्लाइकस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबस और यहाँ पर इवन हम एक्सीफेस्टर्नम तक कह सकते हैं, चेस्ट तक कह सकते हैं, एक लाइन बन जाती है जो कि डार्क ब्लैक होती है, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद धीरे धीरे रिग्रेट हो जाती, मतलब सबसाइड हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाती है लाइना नियाग्रा। क्या है? लीनिया निग्रा भी इसको आप कह सकते हैं। कोलाज्मा तो फेस मास्क है, प्रेगनेंसी में होने वाले जो फेस पे हमें कह सकते हैं एक तरीके से झाइयाँ आना, वो हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये कहलाएगा लीनिया नियाग्रा। हर एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान लाइन बनती है और जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद सबसाइड हो जाती। नेक्स्ट वन है मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन योजना के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके सही पॉइंट कौन से हैं? क्या ये पार्ट है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम का, RCH सेकेंड फेज़ का? फिर सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड की जाती हैं, ब्रांड का नाम है फ्री डेज। फिर आशा यहाँ पर नैपकिन है जो 6 पर पैक ऑफ 6 नैपकिन का जो पैक है वो सेल करती हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन ही सही हैं, तीनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट वन है द स्प्लीन इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द बॉडी। इसमें सब बच्चों को लगा था, ANM वालों के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा है जो टाइट हो गया था कि उनको लगा कि क्या दे दिया। तो स्प्लीन है जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में रहती है, 9 से 11वें नंबर की रिब्स के पास में, टाइम फ्रॉम द 9th to 11th रिब्स। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन टाइम फ्रॉम द 9th to 11th रिब्स। इसके नेबर ऑर्गन क्या होते हैं? बिहाइंड द स्टमक, बिलो द डायफ्राम और एंटीरियर टू द लेफ्ट किडनी। नेक्स्ट वन है व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। फीमेल में प्यूबर्टी का पहला लक्षण क्या है? तो होता है थैलार्ची, मतलब ब्रेस्ट बड्स का डेवलप होना। क्या है? ब्रेस्ट बड्स डेवलप होना। फर्स्ट प्यूबर्टी साइन पूछा जाए तो है थैलार्ची। मेनार्ची का मतलब होता है फर्स्ट पीरियड्स आना, फर्स्ट पीरियड्स होगा मेनार्ची। तो यहाँ पर साइन है प्यूबर्टी में पहला, तो वो होता है थैलार्ची, और मेनार्ची फर्स्ट पीरियड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंप्यूटर सेक्शन से स्टार्ट है, इसको आप नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपको इतने नर्सिंग के क्वेश्चन अच्छे लगे हो। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं।